आज हम जो बात करेंगे आपका दूसरा टॉपिक है गॉसेस थ्योरम, हिंदी में बोले तो गॉस की प्रमेय। जो टॉपिक है 3D है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन में चलेगा। 3 डायमेंशन का मतलब इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंस क्या होता है? 2 डायमेंशन में क्या होता है, सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, 2 डायमेंशन हो सकता है ऊंचाई भी हो, लंबाई छोड़ दी जाए, लंबाई होगी या फिर चौड़ाई होगी। और 3 डायमेंशन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 विमाएं होती हैं। 3 डायमेंशन को बोर्ड पे एकदम प्रॉपर रूप से समझाना तो काफ़ी मुश्किल है, फिर भी आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम 3 हेडिंगों को देखेंगे। आज की वीडियो में 3 ही हेडिंग कवर हो पाएंगी। पहली जो हेडिंग होगी आपकी, सबसे पहले हम जानेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलते हैं जी, क्षेत्रफल सदिश। जैसा कि देखो इसके नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा सदिश जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन को बताता है। एक ऐसा सदिश जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन को बताता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जैसे एक हमारे पास वायर है, इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई है। एक प्लेट है, प्लेट में क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। और एक क्या हमारे पास घन मान लीजिए, घना मान लीजिए, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब देखिए इसमें लंबाई है, इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ये क्या बनता, सीधी रेखा बनती, सिर्फ लंबाई है। लंबाई चौड़ाई से क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल ए बन जाएगा। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से क्या बन जाएगा, आयतन v बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जो लंबाई है, लंबाई को भी क्या माना जाता है, अदिश राशि माना जाता है। और आयतन को भी क्या माना जाता है, अदिश राशि माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में ऐसा क्या बात होती है कि क्षेत्रफल को क्या माना जाता है, सदिश। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हो, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल को हमेशा कैसी राशि माना जाता है, सदिश राशि माना जाता है। लेकिन आखिर क्यों माना जाता है क्षेत्रफल? ऐसी क्या बात है कि आयतन को हम अदिश मान रहे हैं, आयतन को क्या मान रहे हैं, अदिश मान रहे हैं। लंबाई को भी क्या मान रहे हैं, अदिश मान रहे हैं। लेकिन क्षेत्रफल को क्या मान रहे हैं, सदिश। जैसे देखो मेरे पास ये बुक है, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल प्रत्येक पृष्ठ का अलग होगा। इसमें कितने 6 पृष्ठ हैं, ऊपरी पृष्ठ, निम्न पृष्ठ, दाएं बाएं, इस तरह से 6 पृष्ठ हैं। मैंने कहा कि इस बुक के पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, ए इक्वल टू क्या है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मुझे बताना पड़ेगा ना 100 वर्ग सेंटीमीटर किस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल है या निम्न पृष्ठ का क्षेत्रफल है या दाएं का है या बाएं का, ये सब बातें मुझे बतानी पड़ेंगी। तो केवल ये कह देना कि क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, कोई 3D इमेज हो, कोई 3D पिक्चर हो, हम ये कह दें कि क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, बात नहीं बनती। हमको क्या बताना पड़ेगा कि किस पृष्ठ का, इसमें डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। ऊपरी पृष्ठ का है, निम्न पृष्ठ का है, दाएं पृष्ठ का है, बाएं पृष्ठ का है। तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल की हमें क्या डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। इसीलिए इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सदिश। क्या माना जाता है, क्षेत्रफल को क्या माना जाता है, सदिश माना जाता है। अब क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, स्वाभाविक सी बात है, ये ऊपरी पृष्ठ है, इसकी दिशा किधर होगी, जस्ट ऊपर की ओर, ऊपरी पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर। और ये निम्न पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर। तो जो पृष्ठ की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, कि हमारा कोई मान लीजिए पृष्ठ है और पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हम एक अभिलंब खींच दें। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हम क्या खींच दें, अभिलंब खींच दें। वह अभिलंब ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है जी। अगर आप नोट करना चाहो तो इसको हेडिंग बना लो और लिखिए, इन्वर्टर कॉमा में लिखना, किसी पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब उस पृष्ठ का
एरिया वेक्टर, हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है, अब इसको जब इमेज के माध्यम से शो करेंगे तो देखो ये पृष्ठ है, हमारा बोर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है, लेकिन वो तो संभव नहीं है, तो इसे दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस तरह से दिखा देंगे। लेकिन वास्तविकता में आपको समझना पड़ेगा, ये जो वेक्टर जा रहा है ये ऐसे नहीं है, ये क्या है, अभिलंबवत बाहर की ओर है। दिस इज ए, दिस इज डी ए, या ए मान लो, चलो ए मानना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ये केवल एरिया को डिनोट करता है, वेक्टर ए लग गया तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, यानी क्षेत्रफल सदिश को डिनोट करता है। तो हमने क्या समझा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है, दूसरे हेडिंग देखते हैं हम। नंबर 2 हेडिंग है हमारी, उसे समझते हैं। नंबर 2 डाल लेना एरिया वेक्टर, सॉरी सॉलिड एंगल, घन कोण। नंबर दूसरी हेडिंग है हमारी जी सॉलिड एंगल, चल का ही नहीं रहा भाई। नंबर 2 हेडिंग डालना सॉलिड एंगल, हिंदी में बोले तो घन कोण, हिंदी में से क्या कहते हैं, घन कोण। अब आप समझिए, आपने छोटी क्लासों में क्या जाना होगा, कोण तो जाना होगा, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि घन कोण क्या होता है। हालांकि ये कोण से ही मिलता जुलता है, कोणी की फैमिली में से होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का थोड़ा गैप हो जाएगा। जो कोण होता है वो 2 डायमेंशन होता है, कोण क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, और जो घन कोण होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। इतना सा केवल अंतर आता है, बाद बाकी कोई खास बात नहीं है। ठीक, हाँ देखिए, घन कोण को जानेंगे हम। जैसे आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। और जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 2 रेखाखंड या 2 रेखाओं के मध्य बने झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। मान ली एक लाइन है, दिस इज ए, दिस इज बी, और इनके मध्य जो एंगल झुकाव है, ठीक है, इनके मध्य जो प्लेन है, झुकाव है, अवनति है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोण कहेंगे, थीटा कहेंगे। लेकिन जरा समझो, हमने जैसे शुरुआत में देखा, हमारा जो पूरा टॉपिक है वो क्या है, 3D है। इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। यहाँ कोण से पार नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कोण में क्या है, केवल 2 डायमेंशन ही तो है, लेकिन हमें जरूरत किसी होगी 3 डायमेंशन की। तो यहाँ जो स्थान कोण का होता है वही स्थान इस टॉपिक में किसका होगा, घन कोण का होगा। जैसे समझते हैं, ये क्या है, हमारे पास एक गोला है, ठीक, समझना, सर्किल नहीं है, गोला है। लेकिन यहाँ पे गोले को सेम बनाना तो संभव नहीं है, तो आप समझ जाना गोला और सर्किल में अंतर होता है। सर्किल क्या होता है और गोला स्फीयर। सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते, स्फीयर को गोला कहते। वृत्त का एग्जाम्पल तो आपने देखा होगा, हम छोटी क्लास में वृत्त खींचते आए, सिर्फ इस तरह से खींच दो, ठीक है। लेकिन गोला में क्या होगा, जैसे आपकी फुटबॉल है, जैसे आपकी फुटबॉल है, और जो रिंग होगा वो एक सर्किल का रूप ले लेगी। तो गोले में इस तरह से हम दिखाते हैं, आपने छोटी क्लासों में आर्ट में देखा होगा, इस तरह से हम दिखा देते हैं, तो वो क्या होता है, फुटबॉल का। तो फुटबॉल में क्या होता है, 3 डायमेंशन होती हैं। तो ये हमारा क्या है, कोई गोला है, क्या है, ये गोला है। सुनिए, हमने क्या किया, इसका इतना छोटा सा पृष्ठ कट कर लिया। जैसे आप मैच खेलते होगे, तो मैच में क्या होता है कि कभी क्रिकेट की जो बॉल होती है वो खेलते खेलते फट जाती है, तो इसकी चप्पट से निकल जाती है। तो मैंने क्या माना, इतना इसका पार्ट कट कर लिया। अब इसका कहीं न कहीं गोले का सेंटर होगा, सेंटर तो भाई सर्किल का भी होता है और सेंटर गोले का भी होता है, तो इसका कहीं न कहीं सेंटर होगा। तो ये पार्ट, इस सेंटर पर जो एंगल बना रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, घन कोण। उसको हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। ये पार्ट ऑलरेडी 2 डायमेंशन होगा, ये कोई एक रेखाखंड नहीं है, ये क्या है, पृष्ठ है। ये क्या है, एक पृष्ठ है। तो घन कोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए,
किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। यहाँ हम इसको डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। घन कोण का फॉर्मूला क्या होता, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा मीन्स घन कोण, डी ओमेगा मीन्स छोटा सा कोण, ठीक है। डी ए मीन्स एरिया, डी ए मीन्स छोटा सा एरिया, कॉस थीटा आप जानते हो। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। और आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब उस हेडिंग पे आते हैं जो हमारी मेन हेडिंग है। क्या है जी, गॉसेस थ्योरम। गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में समझाएगा लेकिन भूल जाते हो आप, तो इसको एक बार रिकॉर्ड किए दे रहे हैं, तो जब आपको जरूरत पड़ा करेंगे तब आप देख लिया करना, इससे आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है डालना गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। यही तो चैप्टर नेम है और यही आपकी हेडिंग है, काफ़ी अच्छी हेडिंग है। चाहो तो इससे पहले थोड़ा एक हेडिंग और बता दें, छोटी सी फ्लक्स की और बता देते हैं, चलो फिर आपको दिक्कत आएगी। नंबर 3 हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने क्या देखा, एरिया वेक्टर देखा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब ही क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। क्षेत्रफल सदिश जाना हमने। उसके बाद नंबर 2 में हमने क्या जाना, घन कोण सॉलिड एंगल जाना, हिंदी में इसको क्या बोलते, घन कोण कहते। और नंबर 3 हम क्या जाने लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जाने लेते हैं, क्योंकि इसका भी काफ़ी यूज होगा गॉसेस थ्योरम में, बार बार ये वर्ड आएगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो सुनो, इससे पिछले टॉपिक में आपने क्या देखा था, एक हेडिंग आई थी आपकी वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद करते हैं सेकंड टॉपिक से पहले आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा ही होगा, तो वहाँ एक हेडिंग आई थी वैद्युत क्षेत्र। कॉन्सेप्ट था जिसे इंग्लिश में क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। क्या बोलते थे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, कोई ये आवेश होगा Q और इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, फील्ड बनाएगा। प्रत्येक आवेश अपना फील्ड बनाता है, छोटा आवेश होगा छोटा फील्ड बनाएगा, बड़ा आवेश होगा बड़ा फील्ड बनाएगा, ठीक है। चलो हमने ये तो जाना था, चाहे आवेश ये प्लस का हो चाहे माइनस का हो, फील्ड तो जरूर बनाएगा। प्लस का चार्ज होगा तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। और यही चार्ज किसका हो जाए, माइनस का हो जाए, तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। बस डायरेक्शन का अंतर पड़ता है, बाद बाकी फील्ड तो दोनों का बराबर होता है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। लेकिन फील्ड को हम ऐसे थोड़ी ना दिखाते हैं, ये तो एक समझाने का तरीका रहा। फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन से, जैसे इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा फील्ड को दिखाया जाता है। ये फील्ड का सिंबल होता है, दिस इज वेक्टर ए। सुनो ठीक है, अब फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, आप कल्पना कीजिए हमने इसके सामने कोई एक प्लेट लगा दी, ठीक है। जैसे आप इस तरह से समझो, फील्ड ऐसे गुजर रहा था, ठीक है। यहाँ कोई आवेश रखा होगा, देखो ये तो ध्यान रखना है, फील्ड है तो वहाँ आवेश जरूर होगा, चाहे वो मेंशन करे चाहे न करे, क्योंकि बिना आवेश के फील्ड नहीं बन सकता। हमने इस प्लेट को रखा इस तरह से, ठीक है। अब जो फील्ड इस प्लेट में होके पल्ली पार निकल जाएगा वह क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा, और जो नहीं निकल पाएगा वो फील्ड का फील्ड रह जाएगा। सुनो, इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी थी, E बराबर 4, लेकिन इसमें से निर्गत कितनी हुई, पार कितनी हुई, केवल 2 ही तो पार हो पाई हैं, एक ये पार हुई है और एक ये पार हुई है। तो जब फ्लक्स 2 बना है, फाई इक्वल टू 2 बना है, वो बना किससे है, E से ही तो बना है। तो आपने क्या देखा, फ्लक्स कुछ नहीं खास नहीं होता, फ्लक्स जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में डिफरेंस क्या रह जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी काल्पनिक पृष्ठ से। ये जो पृष्ठ है ख्वाबों ख्यालों में है, काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग है आपकी, और इसमें लिख लेना इन्वर्टेड कॉमा में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तथा इसे फाई, ये बना हुआ है, तथा इसे, और अच्छी तरह से बना लेना इस तरह से, तथा इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक फ्लक्स कैसी राशि है जी? अदिश राशि है, ध्यान रखना। यही तो अंतर है क्षेत्र में और फ्लक्स में। क्षेत्र तो सदिश होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्र कोई सा भी हो हमेशा सदिश ही रहेगा। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है, जबकि फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक अभी आपसे पूछेंगे क्या बनेगा, ठीक है, अभी आपको नहीं लिखा रहा, आप खुद बताओगे। सुनो, फ्लक्स को मैंने फाई से दिखा दिया, फाई प्रोपोर्शनल टू, मुझे पता पड़ा फ्लक्स से फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो फ्लक्स के मान को बढ़ाना चाहता हूं, तो फाई किसके अनुक्रमानुपाती होगा? किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? अगर ये वैद्युत बल रेखा 4 हैं, इसी जगह क्या कर दी जाए? 8 कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 8 कर दी जाए। तो पहले 2 निकल रही थी, 1 2 3 4, अब इसी में से क्या निकलने लगी? 5 6 निकलने लगी। यानी यदि ई क्या हो? डेंस हो, वैद्युत बल रेखाएं डेंस हो। वैद्युत बल रेखाएं डेंस होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? ज़्यादा हो। फाई प्रोपोर्शनल टू ई, इसका मतलब यदि वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा तो वैद्युत बल रेखा जो निकल रही है वो भी ज़्यादा होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो फाई का ई से कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। वैद्युत क्षेत्र कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा, और वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, फाई, इस प्लेट से फाई का कोई संबंध है? सिंपल सी बात है। यदि ये प्लेट क्या होगी? छोटी होगी। अब इस प्लेट को कट करके मैं इतना ही रहने देता तो केवल 2 ही गुजर पाती, और इस प्लेट को बड़ा करके मैं पूरा कर देता तो इसमें क्या देख रहे हो? अब जितनी बल रेखाएं आ रही हैं सभी पल्ली पार चली जाती। तो फाई का ए से संबंध तो है, लेकिन कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। ए ज़्यादा, ए छोटा होगा तो फ्लक्स छोटा होगा, और ए बड़ा होगा तो फ्लक्स भी बड़ा होगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फाई प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मिला दें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। देखिए जी, डॉट हटाते हैं कॉस थीटा आ जाता है, और यहाँ प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं, वैसे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट बनाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता? ई ए कॉस थीटा। इसको एकदम कंफर्म कर लेना, फाई इक्वल टू क्या बनता है? ई ए कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला बनता है? यहाँ दिख ना रहा हो तो यहाँ लिख देंगे, फॉर्मूला क्या बनता है? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब सुनिए जी, यदि आपको फाई का मात्रक निकालना हो, फाई का मात्रक इक्वल टू ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, कौन तो विमाही राशि है। ई बोले तो आप जानते हो गए न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इंटू ए बोले तो मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक मात्रक तो आपका ये होता। दूसरा क्या निकालते? ये दूसरा मात्रक पूछे तो फाई का मात्रक इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलम की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलम होता है
और दूसरा कौन सा होता है, वोल्ट प्रति मीटर। चलो यदि हम न्यूटन प्रति कूलाम की जगह वोल्ट प्रति मीटर लगा दें इनटू मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, मीटर से स्क्वायर गया तो क्या बचेगा जी, वोल्ट मीटर। तो एक इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। तो आपने क्या देखा, फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर और दूसरा क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ आपका क्या फॉर्मूला मात्रक क्या लगेगा, कुछ भी लिख दीजिए, चाहे तो वोल्ट मीटर लिख दो या न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, आपका फ्लक्स बनता है। ठीक है, आपकी 3 हेडिंग क्लियर हो चुकी हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, घनकोण क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब हम जानेंगे गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। उम्मीद है आप समझ जाओगे अब तो गॉस थ्योरम क्या होती है। इन कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ में ना आए तो 1-2 बार देखना, क्लियर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट डालना, नंबर 4 है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। और इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफ़ी पूछी जाती है। और ये नहीं आती सीधी सीधी तो एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है इससे। गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय इंग्लिश में लिखना चाहो तो गॉस थ्योरम, बोर्ड पर पढ़ा हुआ है। देखो गॉस थ्योरम क्या होती है, एक साइंटिस्ट थे गॉस, वो मैथमेटिक्स में है, आगे जाके जब एमएससी वगैरह करोगे तो उनकी थ्योरम भी आती हैं, एमएससी में प्रमेय भी आती हैं। एक वैज्ञानिक थे गॉस, उन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, हालांकि ऐसा नहीं होता लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बहुत आसान सा बना दे रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, गोली पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोई आवेश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आवेश क्यों रखा हुआ है। अब इसके अंदर आवेश है तो क्या होगा, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर ऊपर नीचे। जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, अभी अभी हमने देखा, वैद्युत फ्लक्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे, वैद्युत फ्लक्स बन जाएंगी। जो बल रेखाएं बाहर निकल जाएंगी वो, अब जो बल रेखाएं से बाहर निकल गई वो क्या बन गई, फाई बन गई। क्या फाई का क्यू से कोई रिलेशन है। अब ये तो हम जान चुके हैं कि क्यू जितना ज़्यादा होगा, क्यू जितना बड़ा होगा, बल रेखाएं उतनी ज़्यादा निकलेंगी। तो फाई का क्यू से कैसा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। फाई का क्यू से कैसा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है। लेकिन ये तो केवल रिलेशन है ना, कोई प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे हमें ये तो पता है पहले से कि आवेशों के मध्य बल लगता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। इसी तरह से ये तो हमें पता है फाई का संबंध क्यू से होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसके अंदर 4 माइक्रो कूलाम रख दिया हमने तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। इस तरह से गॉस ने क्या दिया था, इसके संबंध में एक प्रॉपर फॉर्मूला दिया था। कैसे गॉस ने बनाया था फॉर्मूला, उसके बारे में बात करते हैं। सुनो, ये सेंटर O है और ऊपर क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है। कोई पॉइंट क्या है, P है। P के चारों ओर एक छोटा सा एरिया में काटे लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये देखेंगे पहले कि इस एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। जब छोटे से एरिया सूक्ष्म पृष्ठ DA से पता पड़ जाएगा तो पूरे की लिमिट लगा के वो भी निकाल लेंगे। यानी O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है। अब हमने क्या देखा था, प्रत्येक पृष्ठ क्या बनाता है, एक कोण बनाता है। तो यहाँ जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, D ओमेगा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ आवेश Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बाहर की ओर होता है, आप जानते हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E।
और इसका जो पृष्ठ का एरिया वेक्टर होगा, ये जो गोलीय पृष्ठ है लंबवत बाहर की ओर होगा, वो तो संभव नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। हमने माना इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो गॉस की प्रमेय में आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिखना, किसी बंद पृष्ठ ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल टू किसका, Q का 1/ε0 गुना। गॉस ने ये कहा, अर्थात ये क्या कहना चाहते हैं कि जो फाई होता है वो Q/ε0, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन इसे हमें प्रूव करना है, कैसे आता है, ठीक है। चलो यहाँ से हम प्रूव करते हैं इसको। लिखना आगे, माना प्लस Q आवेश किसी पृष्ठ के भीतर कहाँ रखा हुआ, O पर, किसी पृष्ठ के भीतर O पर रखा हुआ है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। चलो जी देखो, ये जो प्लस Q है इसके कारण यहाँ पे E बनेगा, तो हम क्या लिखते, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता, 1/4πε0.Q/r²। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ऑलरेडी जानते हो इस बात को तो आप, ठीक है। लेकिन हमने अभी अभी क्या देखा, फाई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख लेना, बट फाई इक्वल टू EA cos थीटा। ये होता है वैल्यू ऑफ E पुटिंग, इसको डाल दो सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। E का मान समीकरण 2 में रखने पर, E का मान क्या है, ये है ना, तो फाई इक्वल टू क्या बनेगा, वैल्यू लगा दीजिए E की, 1/4πε0.Q/r² cos थीटा। ओके, आप ये यदि फाई इक्वल टू ये cos थीटा, यदि ये क्या हो, डी फाई हो, तो क्या हो जाएगा, ये डी cos थीटा। छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा, बड़ा सा एरिया होगा, बड़ा सा फ्लक्स होगा। तो हम यहाँ पर डी फाई लेके चल रहे हैं, तो हमें यहाँ भी डी लगाना पड़ेगा। अब आप देखो जी, ये तो डी फाई क्या हो गया, ये डी फाई होगा छोटे से एरिया से गुजर रहा है। लेकिन हमें क्या करना, पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखोगे, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी फाई इक्वल टू, देखो अभी अभी हमने देखा था DA cos θ/r² कुछ होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू DA cos θ/r², डी ओमेगा, जो जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी डी फाई की वैल्यू इतनी आ गई। छोटा सा पृष्ठ होगा, छोटा सा कोण होगा, छोटा सा कोण होगा तो छोटा सा फ्लक्स होगा। लेकिन हमें क्या करना, टोटल फ्लक्स का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें फाई ज्ञात करना है। तो फाई इक्वल टू, इस बात को जरा ध्यान से समझना, सुनो,
ऐसे माना मैंने इसमें छोटे छोटे 10 खंड हुए, 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे पूरे पृष्ठ में कितने बनते हैं, 10 खंड बनते हैं। एक फ्लक्स से 5 पॉइंट गुजरता है, तो मैंने कहा बताइए पूरे पृष्ठ से कितने पॉइंट फ्लक्स गुजरेगा। आसानी से बता दोगे आप, 10 पंजे 50 गुजरेगा। तो कुल के लिए आप क्या करते हैं, जोड़ते ही तो हैं, लेकिन जोड़ के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, छोटा छोटा फ्लक्स। छोटा फ्लक्स हमने क्या माना है, डी फाई माना है, यानी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। सही है जी। अब जरा सुनो, छोटे छोटे फ्लक्स को हमने जोड़ा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जोड़ा, टोटल यहाँ से चलेंगे और टोटल यहीं तो लौट के आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, हिंदी में बोलते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। बंद पृष्ठ का मतलब होता है पूरा पृष्ठ, जहाँ से चले लौट के वहीं पे आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ समाकलन। फाई इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ डी फाई कितनी है, थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा, ये वैल्यू है जी। अब फाई इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन है, जो कांस्टेंट है उस पर तो अपना असर दिखाएगा नहीं, जो कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे अपना असर दिखाएगा। तो जो कांस्टेंट नहीं है उसके बारे में विचार करो। जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालते, सरफेस इंटीग्रल क्या रह जाता, डी ओमेगा। ठीक है, यहाँ दिख ना रहा हो तो यहाँ किए देते हैं, आप समझ जाना। फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट था। सरफेस इंटीग्रल किस पर लगेगा, डी ओमेगा पे, क्योंकि छोटा छोटा कोण, इसके मतलब छोटा सा पृष्ठ है, छोटा सा कोण बन रहा, बड़ा पृष्ठ होगा और बड़ा, इस तरह से पृष्ठ का मान बढ़ता जाएगा तो कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। जरा समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू, छोटा छोटा एंगल यानी पूरे पृष्ठ के द्वारा, इसको ऐसे समझना चाहो अलग से तो समझ लीजिए, ये कोई गोला है, इतना पृष्ठ है, मैंने माना कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, पूरा गोला कितना बनाएगा। अब आप कहोगे 360, हाँ 360 होता है, लेकिन जो 360 होता है भाई वो तो सर्किल बनाता है, सर्किल बनाता है 360, और गोला स्फेयर बनाता है 720। 360 को क्या कहते, 2 पाई, और 720 को क्या कहते, 4 पाई। ध्यान रखना, वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 होता है, लेकिन गोले के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 720 होता है। और 720 को हम क्या कहते हैं, 4 पाई कहते हैं, इंटू, अब हमने छोटे छोटे डी ओमेगा को जोड़ दिया तो 4 पाई तो बनाना, इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई गया, फाई इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला बन गया, यही तो है, यही तो हमें प्रूव करना था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका मात्रक वही होगा जो फ्लक्स का होता है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर इसके प्रति कूलाम कहिए, अथवा क्या कहिए, वोल्ट मीटर कहिए। ये आपका डेरिवेशन होता है। ठीक है, एक बार में समझ में ना आए तो उसे 1-2 बार देख लेना, उम्मीद है आप आसानी से समझ जाओगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आती थ्योरम तो कोई ना कोई इसका सवाल जरूर आता है, तो इसे रोक आप पॉज करके 1-2 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।